हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए किस प्रकार आप तैयारी करें और आपके प्रीवियस में जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे कौन कौन से प्रश्न बने थे, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और एक तरह से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो देखिए, जो क्रेट का एग्ज़ाम होता है वो लिखित एग्ज़ाम होता है और उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं और आपके सामने 2.5 घंटे का समय रहेगा। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे उसमें 50 प्रश्न रहेंगे जो कि 100 नंबर के हैं। यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग नहीं रहती है। रिसर्च से आपके 25 प्रश्न आएंगे और हिंदी से आपके 25 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 50 प्रश्न। उसके बाद सब्जेक्ट से रिटन के लिए क्वेश्चन आते हैं, जो अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो 10 पूछे जाते हैं और 10 में से 10 करना होता है और ये 120 नंबर के होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 12 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न 2 आते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 लघुत्तरी, प्रश्न नंबर 2 लघुत्तरी, और इसमें दो दो प्रश्न रहते हैं, उसमें से एक करना होता है। ठीक है। यानी कि एक छोड़ करके एक करना, जो आपको आ रहा है वो करना है। ये टोटल 40 नंबर के होते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक करना रहता है और ये 40 नंबर का होता है। लेकिन आपके सामने दीर्घ उत्तरी 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से एक को करना रहेगा, यानी कि इसमें 2 छोड़ सकते हैं। आपको जो अच्छे से आ रहा हो उसको करिए। और ये टोटल जो है आपका 300 नंबर का हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब मेरिट बनाई जाती है तो ये 300 नंबर को कन्वर्ट करके 35 नंबर में लाया जाता है। ठीक है। 35 नंबर का ये हो जाता है। उसके बाद आपका 15 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है और जो हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट जेआरएफ का वेटेज होता है वो अलग होता है। तो ये आपके अभी तो मान लीजिए जो एकेडमिक आपका स्कोर बना होगा वो तो है ही, आपके हाथ में ये 35 नंबर है और ये 15 नंबर का इंटरव्यू है। ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस करिए और इसमें सुधार का प्रयास करिए। आइए हम लोग पिछले साल जो पूछे गए थे प्रश्न उनको देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न बने थे और किस तरह से आपको लिखना है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि हिंदी नई चाल में ढली, इसकी व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आया था। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक कालचक्र में कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। इसका अर्थ है कि हिंदी भाषा ने एक नए युग में प्रवेश किया है जिसमें वह पारंपरिक और रूढ़िवादी रूप से नई रह गई है, बल्कि एक नए और आधुनिक रूप में विकसित हो रही है। ये देखिए, उत्तर थोड़ा लंबा हो गया है। बाकी जो आपका पेपर आएगा उसके एक पेज के अंतर्गत 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर पहला यहाँ दे दिया रहेगा और दूसरा यहाँ पे दे दिया रहेगा। यानी कि आपके सामने सिर्फ 5 लाइन लिखने की जगह रहेगी। ये आप फिर क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद ये नीचे जगह है। तो ये कोशिश करिए कि जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है उसको कितना शॉर्ट में और कितना ठोस लिख सकते हैं। ठीक है। समझने के लिए तो ठीक है, थोड़ा लंबा आप समझ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह सकें। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस वाक्य की व्याख्या जो पूछा गया था कि हिंदी नई चाल में ढली। तो देखिए, इसमें नए युग की शुरुआत हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास को एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जिसमें हिंदी का पारंपरिक और रूढ़िवादी रूप से नहीं रह गई है। आधुनिकीकरण, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण हो रहा है। इसमें नए विचारों, नए शब्दों और नए शैलियों को अपना रही है। फिर परिवर्तन और विकास, हिंदी भाषा में परिवर्तन और विकास हो रहा है जिसमें वह अपने पारंपरिक रूप से अलग हो रही है और नए रूप में विकसित हो रही है। इसके बाद नई चाल,
हिंदी भाषा की नई चाल में ढलने का अर्थ है कि वह एक नए और आधुनिक तरीके से विकसित हो रही है, जिसमें वह नए विचारों और नए शैलियों को अपना रही है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना जरूरी है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह वाक्य हिंदी भाषा के विकास और परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें वह एक नए युग में प्रवेश कर रही है और नए आधुनिक रूप में विकसित हो रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आया था। और देखिए ये सभी प्रश्न स्मृति के आधार पे हैं जो पिछले बार पूछे गए थे। ये इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न यही प्रश्न है और इसके पूछने का प्रकृति अलग है, बाकी प्रश्न वही है। तो इसको देख लीजिए आप लोग कि भारतीय साहित्य में कवियों को उनकी रचना शैली और रीति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, हम आशा करते हैं कि आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है उसको देख लीजिए और अपने लेवल पर जिस तरह से आप बीए और एमए के दौरान पढ़ाई करते समय आप रिटन किए हैं वैसे लिखते रहिए। जो कवि रीति के नियमों का पालन करते हुए कविता लिखते हैं उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। ये कवि रीति के अनुसार शब्दों का चयन, अलंकारों का प्रयोग और छंदों का पालन करते हैं। इसमें चिंतामणि, केशव, भूषण देव ये लोग शामिल हैं। रीति सिद्ध कवि, जो कवि रीति के नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हुए भी अपनी कविता में नवीनता और स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। ये कवि रीति के अंदर रहते हुए भी अपनी कल्पना और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसमें बिहारी, सेनापति, रसनिधि ये लोग आते हैं, मुख्य रूप से बिहारी ही हैं। और रीति मुक्त कवि, जो कवि रीति के नियमों को तोड़ते हैं और अपनी कविता में पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। ये कवि रीति के बंधनों से मुक्त होकर अपनी कविता में नए विषयों और शैलियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर ये लोग आते हैं। इसके आगे इन श्रेणियों में कवियों को उनकी रचना शैली और रीति के आधार पर रखा जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये श्रेणियां सख्त नहीं है और कवियों की रचनाएं अक्सर एक से अधिक श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब ये आया था कि शक्ति, शब्द शक्ति क्या है उसकी व्याख्या करना है, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकें। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्दों का वह अर्थ जो उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। यह शब्दों की वह शक्ति है जिसके अर्थ को गहरा और विस्तृत बनाती है। शब्द शक्ति के देखिए प्रकार। वैसे तो मुख्य रूप से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन कुछ विद्वानों ने तात्पर्य शब्द शक्ति को माना है और योगरूढ़ को भी माना है। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें शाब्दिक अर्थ होता है वो अभिधेयार्थ होता है, जिसमें व्यंग्यार्थ लिया जाता है, शब्द का व्यंग्यार्थ लिया जाता है, लक्षणा होती है, जिसमें सांकेतिक अर्थ लिया जाता है वो व्यंजना होती है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका महत्व, शब्द शक्ति का क्या महत्व है। साहित्य में उपयोग। शब्द शक्ति साहित्य में उपयोग की जाती है ताकि लेखक अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से व्यक्त कर सके। इसके बाद दूसरा है भाषा को समृद्ध बनाने में। शब्द शक्ति भाषा को समृद्ध बनाने में मदद करती है क्योंकि यह शब्दों के अर्थ को विस्तृत और गहरा बनाती है। तीसरा है संचार में स्पष्टता। शब्द शक्ति संचार में स्पष्टता लाने में मदद करती है क्योंकि यह शब्दों के अर्थ और स्पष्ट और विशिष्ट बनाती है। अब अगला प्रश्न है, ये सब अति लघुत्तरी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न था कि वीरगाथा काल के छप्पय पद्धति और ईश्वर दास के दोहा चौपाई पद्धति में अंतर बताना है। ठीक है, तो वीरगाथा काल के छप्पय पद्धति और ईश्वर दास के दोहा चौपाई पद्धति में मुख्य अंतर। पहले छप्पय पद्धति देख लेते हैं। तो देखिए छप्पय पद्धति में 6 पंक्तियों का एक छंद होता है। प्रत्येक पंक्ति में 16-18 मात्राएं होती हैं। इस पद्धति में वीरता, शौर्य और युद्ध के वर्णन किए जाते हैं।
छप्पय पद्धति में भाषा सरल और स्पष्ट होती है। ठीक है, अब दोहा चौपाई पद्धति। दोहा चौपाई पद्धति में 2 पंक्तियों का एक दोहा और 4 पंक्तियों का एक चौपाई होता है। दोहे में 13 और 15 मात्राएं होती हैं, और चौपाई में 16 और 18 मात्राएं होती हैं। इस पद्धति में कथा, भक्ति और श्रृंगार के वर्णन किए जाते हैं। दोहा चौपाई पद्धति में भाषा सुंदर और अलंकृत होती है। ठीक है, अब आगे इन दोनों पद्धतियों में मुख्य अंतर यह है कि छप्पय पद्धति में वीरता, युद्ध के वर्णन किए जाते हैं, जबकि दोहा चौपाई पद्धति में कथा, भक्ति, श्रृंगार के वर्णन किए जाते हैं। इसके अलावा छप्पय पद्धति में भाषा सरल और स्पष्ट होती है, जबकि दोहा चौपाई पद्धति में भाषा सुंदर और अलंकृत होती है। अगला प्रश्न, रासो काव्य परंपरा और पृथ्वीराज रासो का महत्व। रासो काव्य परंपरा एक पारंपरिक हिंदी काव्य शैली है जो 12वीं से 15वीं शताब्दी में प्रचलित थी। इस परंपरा में वीरता, शौर्य और रोमांस के वर्णन किए जाते हैं। अब पृथ्वीराज रासो का महत्व जो पूछा था उसको देख लेते हैं। तो पहली हिंदी काव्य कृति, पृथ्वीराज रासो को पहली हिंदी काव्य कृति माना जाता है। दूसरा है वीरता और शौर्य का वर्णन। इसमें वीरता और शौर्य के वर्णन किए गए हैं जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को दर्शाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कथा, इसमें पृथ्वीराज चौहान की कथा का वर्णन किया गया है जो एक महान राजा और योद्धा थे। इसके बाद चौथा है भाषा शैली। इसमें प्रयुक्त भाषा और शैली सरल और स्पष्ट है जो उस समय की हिंदी काव्य परंपरा को दर्शाती है। इसके बाद सांस्कृतिक महत्व इसका, तो पृथ्वीराज रासो का सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि इसमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो का महत्व हिंदी साहित्य की काव्य परंपरा में बहुत अधिक है। अब अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न आया था कि कबीर का अमर देश, रैदास का बेगूसरा, बेगमपुरा और तुलसी के राम राज्य की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कबीर का अमर देश। कबीर का अमर देश एक ऐसा स्थान है जहाँ सत्य, प्रेम और न्याय का राज होता है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। कबीर के अनुसार अमर देश में व्यक्ति को अपने अहंकार, लालच और द्वेष को त्यागना होता है और प्रेम, करुणा और सहानुभूति को अपनाना होता है। इसके बाद रैदास का बेगमपुरा। रैदास का बेगमपुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति को अपने अंदर की बेगम को जगाना होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और सुंदरता को पहचानता है और उसे विकसित करता है। रैदास के अनुसार बेगमपुरा में व्यक्ति को अपने अहंकार और अज्ञानता को त्यागना होता है और अपने अंदर की सच्ची सुंदरता को प्रकट करना होता है। इसके बाद तुलसी का राम राज्य है। तुलसी का राम राज्य एक ऐसा समाज है जहाँ भगवान राम के आदर्शों का पालन किया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सत्य, न्याय और धर्म का राज होता है। तुलसी के अनुसार राम राज्य में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और अपने अंदर की शक्ति और सुंदरता को विकसित करना होता है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को भगवान राम के आदर्शों के अनुसार जीता है। अगला प्रश्न, ये अति लघुत्तरीय है कि यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए और इनमें अंतर बताइए। तो देख लीजिए, यमक अलंकार देख लेते हैं। यमक अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आप कोई भी उदाहरण दे दीजिएगा। मैंने राम को रामायण पढ़ते देखा। इसमें राम शब्द 2 बार आया है, लेकिन पहले राम का अर्थ व्यक्ति है और दूसरे राम का अर्थ भगवान है। बाकी एक प्रचलित है कि कनक कनकते शकुनी मादकता अधिका है, उसको भी आप लोग जानते ही होंगे। श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों वो श्लेष अलंकार होता है। और उसका उदाहरण देख लीजिए। मैंने राम को राम से बात करते देखा। इसमें राम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया और दोनों बार इसका अर्थ व्यक्ति है। और एक और आता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि विचारी चोर।
तो ये बहुत ही सुटेबल है। या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, वो दोनों उदाहरण आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य का दर्शन बताइए और किसी एक की प्रवृत्ति का व्याख्या करिए, ये भी प्रश्न आया था। तो देखिए, संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य दोनों हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धाराएं हैं। अब संत काव्य देख लेते हैं। संत काव्य में भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना प्रमुख होती है। इसमें कवि भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। संत काव्य में व्यक्ति की आत्मा की खोज और भगवान के साथ एकता की भावना को दर्शाया जाता है। अब प्रेमाख्यानक काव्य में देख लेते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में प्रेम और सौंदर्य की भावना प्रमुख होती है। इनमें कवि प्रेम के विभिन्न रूपों, सौंदर्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य में व्यक्ति की प्रेमिका के प्रति आकर्षण और सौंदर्य की भावना को दर्शाया गया है। प्रवृत्ति की व्याख्या, जो एक प्रवृत्ति की व्याख्या पूछा था, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि संत काव्य की प्रवृत्ति में भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना प्रमुख होती है। इनमें कवि अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं और भगवान के साथ एकता की भावना को दर्शाते हैं। संत काव्य में व्यक्ति की आत्मा की खोज और भगवान के साथ एकता की भावना को दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप कबीर के दोहे में संत काव्य की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उदाहरण देख लीजिए। मैं तो साधु संगत में बैठा, साधु संगत में जागा, साधु संगत में मैंने भगवान को पाया। इस दोहे में कबीर ने साधु संगत के महत्व को दर्शाया और भगवान के साथ एकता की भावना प्रकट किया। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद में तुलसी और सूरदास का योगदान बताइए, ये प्रश्न आया था। तो देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद दोनों हिंदू दर्शन की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। विशिष्टाद्वैतवाद में भगवान और जीव के बीच भेद को माना जाता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि जीव भगवान का ही अंश है। इस दर्शन में भगवान को सर्वशक्तिमान और जीव को उसके अधीन माना जाता है। इसमें तुलसी का योगदान, तो तुलसी ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन को अपने काव्य में प्रकट किया है। उन्होंने भगवान राम को सर्वशक्तिमान और जीव को उसके अधीन दिखाया है। तुलसी के अनुसार जीव को भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। अब शुद्धाद्वैतवाद में भगवान और जीव के बीच में कोई भेद नहीं माना जाता है। इस दर्शन में भगवान और जीव को एक ही माना जाता है। अब इसमें सूरदास का क्या योगदान है? सूरदास ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को अपने काव्य में प्रकट किया है। उन्होंने भगवान कृष्ण को जीव के साथ एकता में दिखाया है। सूरदास के अनुसार जीव और भगवान के बीच कोई भेद नहीं है। जीव और को भगवान के साथ एकता का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार तुलसी और सूरदास अपने काव्य में विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को प्रकट किया है, जो हिंदू दर्शन की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब ये अंतिम प्रश्न है अति लघु उत्तरी का। विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है विद्यापति को मैथिल कोकिल? तो मैथिल भाषा के महान कवि थे। विद्यापति मैथिल भाषा के महान कवि थे, जिन्होंने मैथिल में अनेक भक्तिपूर्ण और साहित्यिक रचनाएं की हैं। दूसरा है कि मधुर और मोहक भाषा शैली। विद्यापति की कविताओं में मधुर और मोहक भाषा शैली है, जो श्रोताओं को आकर्षित करती है। तीसरा, भक्ति और श्रृंगार के कवि। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं में भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति के साथ साथ सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया है। मैथिल संस्कृति के प्रतीक। विद्यापति मैथिल संस्कृति के प्रतीक हैं, जिन्होंने मैथिली भाषा में संस्कृति को समृद्ध बनाया है। इन्हीं कारणों से विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, जिसका अर्थ है मैथिली का कोयल, जो अपनी मधुर और मोहक आवाज में लोगों को आकर्षित करता है। तो यहाँ हुआ हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न का अंत। अब देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे और 1 करना रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न के अंतर्गत 2 रहेंगे, उसमें 1 करना है। ठीक है। तो लघुत्तरी में आपका प्रश्न आया था कि नई समीक्षा के महत्व को बताइए और एलन टेंट या एक्शन के मत को प्रस्तुत करिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये चीज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 10 अति लघुत्तरी, 2 लघुत्तरी, 1 दीर्घोत्तरी करना कितने में है? 2.5 घंटे में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि 2.5 घंटे में इसको कर लेना है, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। समय मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। आइए हम लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। नई समीक्षा के महत्व को एलन टेंट के मत से समझा जा सकता है। उसमें एलन टेंट का बहुत बड़ा योगदान था। नई समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साहित्यिक कृति का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है ताकि उसके अर्थ और महत्व को समझा जा सके। एलन टेंट के अनुसार नई समीक्षा के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, साहित्यिक कृति का गहन विश्लेषण। नई समीक्षा में साहित्यिक कृति का गहन विश्लेषण किया जाता है, उसके अर्थ और महत्व को समझा जा सकता है। दूसरा है अर्थ की खोज। नई समीक्षा में साहित्यिक कृति के अर्थ की खोज की जाती है जिससे उसके गूढ़ और सूक्ष्म अर्थ को समझा जा सकता है। तीसरा है साहित्यिक कृति का मूल्यांकन। नई समीक्षा में साहित्यिक कृति का मूल्यांकन किया जाता है जिससे उसके महत्व और प्रभाव को समझा जा सके। इसके बाद चौथा नंबर, साहित्यिक परंपरा का विकास। नई समीक्षा में साहित्यिक परंपरा का विकास किया जाता है जिससे साहित्यिक कृतियों के बीच संबंध और तुलना की जा सकती है। इस प्रकार नई समीक्षा महत्व साहित्यिक कृतियों के अर्थ और महत्व को समझने में मदद करता है और साहित्यिक परंपरा के विकास में योगदान करता है। देखिए, जो लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे उसके लिए एक पेज रहेगा, ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा, उसके नीचे लिखना रहेगा। और ये दूसरा प्रश्न देख लेते हैं लघुत्तरी का। ये आया था कि अभिव्यंजनावाद में क्रोचे का महत्व बताना है। क्रोचे का क्या महत्व था ये बताना। तो आइए देख लेते हैं। क्रोचे एक इटालवी दार्शनिक और साहित्यिक समीक्षक थे जिन्होंने अभिव्यंजनावाद के सिद्धांत को विकसित किया। अभिव्यंजनावाद में क्रोचे का महत्व निम्नलिखित है। साहित्यिक कृति की स्वायत्तता। क्रोचे ने साहित्यिक कृति को एक स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई माना है जिसमें उनका अपना अर्थ और महत्व होता है। दूसरा, अभिव्यंजना की महत्ता। क्रोचे ने अभिव्यंजना को साहित्यिक कृति का मुख्य तत्व माना है जिसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। साहित्यिक कृति का विश्लेषण। क्रोचे ने साहित्यिक कृति के विश्लेषण के लिए एक नई विधि का प्रस्ताव रखा जिसमें कृति के अर्थ और महत्व को समझने के लिए उसके विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जा सके। चौथा, साहित्यिक आलोचना का महत्व। क्रोचे ने साहित्यिक आलोचना को साहित्यिक कृति के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जिसमें आलोचक कृति के अर्थ और महत्व को समझने के लिए अपने विश्लेषण और मूल्यांकन का उपयोग करता है। इस प्रकार बेनेडिक्ट क्रोचे का महत्व अभिव्यंजनावाद में साहित्यिक कृति की स्वायत्तता, अभिव्यंजना की महत्ता, साहित्यिक कृति के विश्लेषण और साहित्यिक आलोचना के महत्व को रेखांकित करते हैं। ये हो गया आपका लघुत्तरी प्रश्न खत्म। अब आते हैं हम दीर्घोत्तरी प्रश्न में। ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न में 3 प्रश्न रहते हैं, करना आपको एक रहता है। बाकी हम लोगों को तीनों प्रश्न याद थे तो आपको तीनों प्रश्न हम दिखा दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए किस लेवल से कहाँ से प्रश्न बनता है। आप पेपर देते समय एक को लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न यही आया था कि आदिकाल के नामकरण की समस्या वीरगाथा काल के नामकरण संगत है, इसकी व्याख्या करिए। तो आदिकाल के नामकरण में क्या समस्याएं आई थी वो बताइए, और उसमें जो वीरगाथा काल आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने नामकरण दिया था उसका क्या तर्कसंगत है कि नहीं है उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, आदिकाल के नामकरण की समस्या यह है कि इस काल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया, जैसे आदिकाल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजवपन काल आदि बहुत हैं। इस काल के नामकरण की समस्या का मुख्य कारण यह है कि इस काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट नहीं हैं। अब वीरगाथा काल के नामकरण में क्या संगत चीजें हैं? वीरगाथा शैली। इस काल में वीरगाथा शैली की कविताएं लिखी गई जो वीरों की गाथाओं और उनकी वीरता का वर्णन करती है। गाथात्मक शैली। इस काल की कविताएं गाथात्मक शैली में लिखी गई जो कहानी के रूप में वीरों की
गाथाओं को प्रस्तुत करते हैं। वीरता और पराक्रम, इस काल की कविताएं वीरता और पराक्रम की भावना को प्रकट करती है, जो वीरगाथा काल की मुख्य विशेषता है। ऐतिहासिक महत्व, वीरगाथा काल की कविताएं ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार वीरगाथा काल आदिकाल के नामकरण की समस्या का समाधान करता है, क्योंकि यह नाम इस काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट रूप में प्रकट करता है। बाकी आप इससे अच्छा भी उत्तर लिख सकते हैं, आप लोग वही लिखने का प्रयास करें। हमारा काम था एक मोटी मोटा प्रोफार्मा आपको देना। आप लोग इससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, वो आपका वैयक्तिक विचार है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। अब दीर्घोत्तरी का जो दूसरा प्रश्न था, उसमें रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन करना था। तो आइए देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आलोचना दृष्टि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण। शुक्ल जी ने साहित्यिक आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक कृतियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, शुक्ल जी ने साहित्यिक कृतियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी महत्व दिया है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक कृतियों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझाने का प्रयास किया है। साहित्यिक मूल्यांकन, शुक्ल जी ने साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन के लिए ये एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने साहित्यिक कृतियों को साहित्यिक मूल्यों को समझने का प्रयास किया। भाषा शैली का महत्व, शुक्ल जी ने साहित्यिक कृतियों के भाषा और शैली के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने साहित्यिक कृतियों की भाषा और शैली के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। आलोचना की व्यवस्थित विधि, शुक्ल जी ने आलोचना की व्यवस्थित विधि का प्रस्ताव किया, जिसमें उन्होंने आलोचना के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक आलोचना के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। अब एक आगे तीसरा नंबर प्रश्न है, यानी कि दीर्घोत्तरी में 3 प्रश्न होते हैं, तो ये लास्ट वाला है, करना तो आपको एक ही है। लास्ट वाला था कि नागार्जुन का प्रगतिशीलता में योगदान बताना है। तो नागार्जुन एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, जिन्होंने प्रगतिशील आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका प्रगतिशीलता में योगदान निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं क्या योगदान था। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, नागार्जुन ने अपनी कविताओं में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जिसमें उन्होंने गरीबों और शोषितों के अधिकारों की बात की है। दलित और वंचितों की आवाज, नागार्जुन ने अपनी कविता में दलित और वंचितों की आवाज को उठाया, जिसमें उन्होंने उनके दुख और दर्द के संघर्षों को व्यक्त किया है। साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ, नागार्जुन ने अपनी कविताओं में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें उन्होंने इन व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ये चौथा नंबर है कि मार्क्सवादी विचारधारा, नागार्जुन ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया और अपनी कविताओं में इनके सिद्धांतों को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष, समाजवाद की आवश्यकता को रेखांकित किया। एक पांचवा है प्रगतिशील आंदोलन के नेतृत्व में, नागार्जुन प्रगतिशील आंदोलन के नेतृत्व में रहे और अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से आंदोलन को मजबूत किया। इसके बाद कंक्लूजन है कि इस प्रकार नागार्जुन का प्रगतिशीलता में योगदान हिंदी साहित्य और प्रगतिशील आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें उन्होंने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो दोस्तों यही हमारा टोटल प्रश्न था, और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहा होगा। बाकी आप समय का मैनेजमेंट जरूर करिए, क्योंकि यदि आप समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये सभी प्रश्न छूट जाएंगे। क्योंकि आपको 13 प्रश्न करना है रिटन में, 50 प्रश्न करना है ऑब्जेक्टिव, और आपके पास समय है 2.5 घंटे। तो 50% जो 50 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें ही करने और गोला भरने में आपका
लगभग 45-50 मिनट के करीब लग ही जाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न भी करना है, तो आप लोग अपना समय बनाए रखिए और किस तरह से आपको हल करना है, कितना समय किस क्वेश्चन पे देना है, कहाँ छोड़ करके जाना है, इन सब चीज़ों पर आप लोग पहले से स्ट्रेटजी बना लीजिए। हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। नमस्कार।